नमस्कार, हल्ला बोल में आपका बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। क्या चुनाव आया तो संग आया। उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, सबकी नजरें आज दिन भर इसी पर टिकी रही। चर्चाएं भी चारों तरफ यही रही, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 2027 के चुनाव को लेकर आज हल्ला बोल का यही विषय है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने न सिर्फ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है, बल्कि दोनों डेप्यूटी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य से भी वो मिले। ये तीनों मुलाकातें अलग अलग हुई हैं। इन मुलाकातों से पहले हिंदुओं की एकजुटता का एक बड़ा संदेश मोहन भागवत की ओर से आया है। संदेश में घर वापसी की भी बात है, जिसे लेकर जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी ने बेहद तीखी प्रतिक्रिया सोशल मीडिया पर पोस्ट की है। तो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के पूर्व सांसद इम्तियाज जलील पूरे मसले में आतंकी अजमल आमिर कसाब का रेफरेंस लिया है। सवाल है कि क्या हिंदुओं से मोहन भागवत के संदेश पर ओवैसी और मदनी घमासान करने वाले हैं? क्या उत्तर प्रदेश में हिंदू वोटों को बिखरने से रोकने का भागवत फॉर्मूला काम करेगा? और क्या इसीलिए संघ की एंट्री हो गई है 2027 के चुनाव में? 2027 के यूपी चुनाव में भागवत की एंट्री से क्या अखिलेश यादव का जाति कार्ड फुस होगा? हल्ला बोल में आज इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। पहले ये रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की 3 अहम मुलाकातों के मायने ढूंढने की कोशिशें हो रही है। बुधवार की रात तकरीबन 8:15 बजे से लखनऊ के निराला नगर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भागवत से करीब 35 से 40 मिनट की मुलाकात की थी। इस बातचीत का कोई आधिकारिक ब्यौरा मिलता। इसी बीच गुरुवार की सुबह दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य की मोहन भागवत से अलग अलग 15-15 मिनट की मुलाकातें हुई हैं। एक रात पहले मुख्यमंत्री योगी की संघ प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात और आज सुबह बारी बारी से दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ने भी संघ प्रमुख से मुलाकात की है। दरअसल इस मुलाकात के मायने से कहीं ज़्यादा इस मुलाकात की मैसेजिंग है। यानी कि अगर मुख्यमंत्री ने मिलकर अपनी बात कही है या फिर उन्हें संघ ने अपनी तरफ से कुछ टिप्स दिए हैं, तो आज दोनों डिप्टी सीएम ने मुलाकात करके ये बताया है कि उनकी महत्ता भी कहीं कोई कम नहीं है और वो भी संघ प्रमुख से अपनी बात कह सकते हैं। माना जा रहा है कि मोहन भागवत ने योगी आदित्यनाथ और दोनों डिप्टी सीएम से उत्तर प्रदेश को प्रभावित कर रहे 3 सबसे बड़े मुद्दों पर फीडबैक लिया है। यूजीसी के नियमों को लेकर सवर्णों की कथित नाराजगी, वाराणसी के मणिकर्णिका घाट के पुनर्निर्माण में मूर्तियों को लेकर उठा विवाद और शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के मसले पर हो रही सियासत। खास बात यह है कि आरएसएस प्रमुख से मुलाकात के बाद ब्रजेश पाठक ने लखनऊ में अपने आवास पर 101 बटुकों का सम्मान किया। कुल मिलाकर मोहन भागवत की सक्रियता से यह संदेश देने की कोशिशें हो रही हैं कि आरएसएस हिंदू वोटों का बिखराव रोकने के लिए 2027 के यूपी चुनाव को लेकर मैदान में कूद पड़ा है। इसी हफ्ते मोहन भागवत ने लखनऊ में हिंदू समाज के एकजुट होने, हिंदुओं को कम से कम 3 बच्चे पैदा करने और धर्मांतरण रोकने, घर वापसी के अभियान तेज करने और बढ़ती घुसपैठ को रोकने की बात की है। मोहन भागवत के बयान पर जहां जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी ने अपना पुराना वीडियो डालकर एक्स पर लिखा है कि जो बातें 70 वर्षों में कहने वाले पैदा नहीं हुए थे, आज वो बातें कही जा रही हैं कि 20 करोड़ मुसलमानों की घर वापसी कराई जाएगी। मैं ऐलान करता हूं कि जमीयत उलमाए हिंद कल भी इसकी मुखालिफ थी, आज भी मुखालिफ है और जब तक जिंदा रहेंगे मुखालफत करते रहेंगे। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, मुसलमान अगर जिंदा रहेगा अपने मजहब के साथ जिंदा रहेगा, और अगर उसका मजहब छिनता है तो उससे पहले मुसलमान कौम खत्म हो जाए। बगैर मजहब के मुसलमान कौम नहीं रहेगी। ओवैसी की पार्टी भी मोहन भागवत के बयान को अजमल कसाब से जोड़ रही है। साफ है कि उत्तर प्रदेश में मोहन भागवत की सक्रियता पर खलबली मची हुई है। देखिए ना, मतलब ये ऐसी ही सोच वाले लोगों ने इस देश को कमजोर किया है। आरएसएस जैसी संगठन का एक बड़ा नेता अगर इस तरह की बात करता है, तो मैं ऐसे नेताओं की तुलना जो है वो अजमल कसाब जैसे लोगों से करता हूं। मोहन भागवत की ये सक्रियता तब सामने आई है
जब समाजवादी पार्टी नेता अखिलेश यादव जातियां गिनाते नहीं थक रहे। जाहिर तौर पर मोहन भागवत का यूपी प्लान और योगी समेत दोनों डिप्टी सीएम से उनकी मुलाकातों पर समाजवादी पार्टी नजर रख रही होगी। लगता है उत्तर प्रदेश की सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। आरएसएस प्रमुख से सीएम सब अलग मिलने जाते हैं, दोनों डिप्टी सीएम अलग मिलने जाते हैं। आदरणीय शंकराचार्य के मामले में एक डिप्टी सीएम कहते हैं जो भटकों की शिखा पकड़ी गई, ये जिसने पकड़ी उसने घोर पाप किया है, वो महापाप का भागीदार है। दूसरे डिप्टी सीएम कहते हैं कि नहीं, शंकराचार्य जी भगवान स्वरूप है, उनका सम्मान होना चाहिए, वो हमारे सम्मानित है। तो बताइए फिर अपमान कौन कर रहा था आदरणीय शंकराचार्य का? इसके मतलब उत्तर प्रदेश की सरकार में कुछ न कुछ कहीं न कहीं गड़बड़ तो है। 2024 के चुनाव में आरएसएस और बीजेपी के बीच समन्वय की कमी दिखी थी, जिसका असर चुनाव नतीजों पर पड़ा। लेकिन इसके बाद महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली, बिहार के चुनाव में आरएसएस ने जमीनी स्तर पर काम किया, जिसका सकारात्मक असर हुआ। पिछले कुछ महीनों में मोहन भागवत लखनऊ से लेकर मथुरा, गोरखपुर, अयोध्या में प्रवास कर चुके हैं। हालांकि मोहन भागवत ने हाल में यह भी स्पष्ट किया है कि आरएसएस बीजेपी का रिमोट कंट्रोल नहीं है। स्वयंसेवक बीजेपी में जाते हैं और आगे भी बढ़ते हैं, लेकिन यह कहना गलत है कि संघ बीजेपी को चलाता है। आज तक ब्यूरो। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। आखिर यूपी में क्या चल रहा है? प्रदीप भंडारी, प्रवक्ता बीजेपी के, अखिलेश प्रताप सिंह, प्रवक्ता कांग्रेस के, अमीक जमई, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, वारिस पठान, प्रवक्ता एआईएमआईएम के, मोहम्मद फैज खान, संयोजक एमआरएम के। सबसे पहले प्रदीप भंडारी जी, आप ही के पास आते हैं। कितना बता पाइएगा, नहीं बता पाइएगा, ये आप पर निर्भर करेगा, लेकिन लोग तो पूछ रहे हैं कि संघ प्रमुख मुख्यमंत्री से मिले तो मिले, फिर दोनों उप मुख्यमंत्रियों से अलग अलग मिल रहे हैं। आखिर क्या मामला चल रहा है? डैमेज कंट्रोल हो रहा है, डैमेज हो रहा है, या 2027 के लिए अब संघ की एंट्री हो चुकी है चुनावी बिसात बिछाने को, ताकि हिंदू को एकजुट करें? अंजना जी, अयोध्या में नवंबर 25, 2025 को और मथुरा में अक्टूबर 25, 2024 को आदरणीय सरसंघचालक जी समय समय पर देश के हर प्रांत के अंदर उनका दौरा रहता है और हर प्रांत के अंदर वो समाज के भले राजनीतिक, सामाजिक और हर तरीके के व्यक्ति के साथ में इंडिविजुअल चर्चा भी करते हैं और सामूहिक चर्चा भी करते हैं। ये बात सत्य है कि इस वक्त कांग्रेस पार्टी जब कहती है कि कांग्रेस इज इक्वल टू मुसलमान, मुसलमान इज इक्वल टू कांग्रेस, जब हमारे बॉर्डर के ऊपर जमात ने सीटें जीती, जब कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी जमात जैसी कट्टरपंथी ऑर्गेनाइजेशन से अलायंस करने की बात करती है, तो ये तो सत्य है कि भारत भारत तभी है जब वो हिंदू बाहुल्य है। और अगर हिंदुओं को बांटने का प्रयास अगर विपक्ष के दल करेंगे तो ये तो हमारा राजनीतिक नहीं, ये हमारा राष्ट्रीय धर्म है कि हम समाज की एकजुटता के लिए अपनी बात हमेशा रखते आए हैं और आगे भी रखें। इसको ना राजनीतिक या चुनावी चश्मे से नहीं देखना चाहिए। और ये आज सत्य की बात है अंजना जी की जहां हिंदुओं की जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो TFR 2% से कम है, 1.9% है। तो अगर ये ऐसे ही चलते रहा तो भारत के अंदर जो हिंदू अभी बाहुल्य है उस पर खतरा हो सकता है। और अगर भारत हिंदू बाहुल्य नहीं रहेगा तो हमने देखा है कि किस तरीके के पाकिस्तान, बांग्लादेश में जहां हिंदुओं की आबादी कम हुई वहां पे लोकतंत्र नहीं बचा। तो हिंदू बाहुल्य बनाने के लिए अरशद मदनी पूछ रहे हैं कि हम हिंदू बाहुल्य बनाने के लिए अरशद मदनी पूछ रहे हैं कि क्या ये घर वापसी कराएंगे 20 करोड़ मुसलमानों की, अगर सारे हिंदू थे तो? अगर नहीं अंजना जी, मूल रूप से तो सभी पहले हिंदू ही थे, ये तो सत्य बात है, इसमें कोई है ही नहीं। हम सबके पूर्वज तो हिंदू ही थे। अब मान लीजिए कोई स्वेच्छा से आना चाहता है तो इसमें तो इलाहाबाद हाईकोर्ट का भी जजमेंट है। हम इनके जैसे थोड़ी फोर्स रिलीजियस कन्वर्जन करते हैं कि भाई अगर नदीम है तो नदीम अपना नाम जो है वो राहुल कर दे, उसके चक्कर के अंदर फोर्स रिलीजियस कन्वर्जन कर दे, धर्मांतरण कर दे। ये सब में हम नहीं विश्वास रखते। हम तो कह रहे हैं कि स्वेच्छा से कोई अपनी असली पहचान को वापस जानना चाहता है और आना चाहता है, ये तो सनातन धर्म है, इसके अंदर तो हम सबका निमंत्रण करते हैं जो सनातन की पद्धति में विश्वास रखता है। यही तो भारत है, तो इसमें तो हम सबका निमंत्रण है। जिन लोगों के शक्ल के, जिनके चेहरे के ऊपर धूल ढक गई है वो नहीं समझ पाएंगे। अच्छा ठीक है, आप निमंत्रण दे रहे हैं। बिल्कुल हम तो हर व्यक्ति को निमंत्रण दे रहे हैं। अच्छा ठीक है, इससे पहले भी बाकी मेहमानों के पास जाऊं, आपने मीटिंग खेलने पे कुछ बोला ही नहीं। अंजना जी, एक मैंने तो आपको इसका जवाब दिया कि हर समाज या राजनीतिक व्यक्ति, भले आप हो, मैं हूं, कोई भी व्यक्ति हो, जो राष्ट्रीय चेतना में विश्वास रखता है वो आदरणीय सरसंघचालक जी से मिल सकता है। इसीलिए संघ के 100 साल कंप्लीट हो रहे हैं, वो समाज के हर वर्ग से मिल रहे हैं।
तो इसमें भले वो कोई प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, उप मुख्यमंत्री हो या समाज के लिए कार्यरत व्यक्ति हो, अब मीडिया की जो है एक्साइटमेंट ज्यादा उसमें हो जाती है जब किसी राजनीतिक व्यक्ति से मिलते हैं। अभी तो 2027 दूर, अभी तो 2026 बंगाल में भाजपा की सरकार आने वाली है। मीडिया की एक्साइटमेंट है। अरे आप भी मीडिया में रह चुके हैं, आपको भी एक्साइटमेंट हो रहा है, हो रहा होगा देख के कि अरे योगी जी तो अभी मुक्तेश्वरानंद के खिलाफ बोल रहे थे और ये देखो बटुकों की पूजा कर रहे हैं ब्रजेश पाठक। अभी आप ही इस पर बोलते हुए नजर आते हैं, लेकिन क्या कीजिएगा, पार्टी ज्वाइन करने के बाद कुछ मजबूरियां आ जाती हैं, हम समझते हैं। अमीक जमई को एक बार दिखा दीजिए, फिर अखिलेश बाबू के पास चलेंगे। अमीक जमई जी, उससे पहले वारिस पठान से जल्दी से कमेंट ले लेते हैं। वारिस पठान जी वो कह रहे हैं कि मूलतः तो हिंदू ही थे, हम निमंत्रण दे रहे हैं, निमंत्रण। और आपकी पार्टी के नेता किस आधार पर, अजमल कसाब कौन था आपको पता नहीं है? मतलब अजमल कसाब को जस्टिफाई करना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं इम्तियाज जलील? ऐसी हरकतें रहती है, इसी वजह से हार गए चुनाव। मोहन भागवत जी की तुलना, वो संघ की तुलना कर रहे हैं अजमल कसाब से। ये मोहन भागवत देश में नफरत फैला रहे हैं, धर्म जाति के नाम के ऊपर लोगों को बंटवारा कर रहे हैं, लोगों के साथ ये सही नहीं है, ये संवैधानिक है। आर्टिकल 25 राइट टू प्रैक्टिस रिलीजन की इजाजत था, मैं मेरा धर्म प्रैक्टिस करूंगा, आपका धर्म प्रैक्टिस करिए। इक्वालिटी की भी धज्जियां उड़ा रहे हैं आर्टिकल 14 की, ये बता के घर वापसी, यानी अगर आप क्या एक आरएसएस को एक ये निकालना चाहिए ऑर्डिनेंस कि भाई जो आ जाएगा सबको ब्राह्मण बना देंगे, क्षत्रिय बना देंगे, ये भी बता दो ना। अरे देश संविधान से चलेगा, ये संघ की विचारधारा से नहीं चलेगा। अंजना जी, ये इस तरह से नफरत फैलाना, डैमेज हो चुका है यूपी में, कितना भी आप वहां पर होने वाला है। आप घर वापसी जैसे लफ्जों का इस्तेमाल करके पूरे मुसलमानों का सबका अपमान करो। अरे सुनो, अगर कोई हिंदू कन्वर्जन करेगा तो क्या बोलेंगे आप उसको? हाँ, साजिश बोलेंगे, एंटी नेशनल बोलेंगे। और ये मुसलमानों को इस तरह का कोई कहीं जाने वाला नहीं है। जे मुसलमान था अपने ईमान पे, आप लोग जब कन्वर्जन करते हैं, आप साजिश को राहुल बनाते हैं और राहुल के नाम पे कन्वर्जन करते हैं। 3 बच्चे पैदा करो। अंजना जी, आप जब कन्वर्जन करने का प्रयास करते हो, साजिश के नाम पे राहुल बनाते हो। नहीं, आप सुनिए भाई, बीच में ऐसा बोलने का अलाउड नहीं है। क्या है वारिस जी, बोलने दीजिए उनको, थोड़ा सा बोल जल्दी। ये अंजना जी सही बात नहीं है। बोलिए वारिस भाई, बोलिए। अब उसके बाद मोहन भागवत ने क्या बोला कि 3 बच्चे पैदा करो। अरे मोहन भागवत जी, बच्चे पैदा करने के लिए शादी करना जरूरी है? आप तो शादी भी नहीं करते और बस ज्ञान देते हो 3 बच्चे पैदा करो। इसके पहले भी महाराष्ट्र में इनकी जो लेडी थी वो बीजेपी की, उन्होंने कहा मुसलमान 19 बच्चे पैदा करते हो। अरे 40 बच्चे पैदा करो, कौन रोकता है आपको बच्चे पैदा करने से? क्या कोई सरकार ने कानून बनाया कि 5 बच्चे से ज्यादा जो पैदा करेगा उसको खाना नहीं मिलेगा, उसको जेल में डाल दिया जाएगा, उसको ये फैसिलिटी नहीं मिलेगी, वो फैसिलिटी नहीं मिलेगी? ऐसा तो कोई कानून देश में है नहीं, करना कर सके जिसको ताकत है। मगर मुसलमानों को बदनाम करना, ये मुसलमानों को बदनाम, इतने बच्चे पैदा कर, टीआरएफ रेट डाउन होता जा रहा है मुसलमानों का। आप देखिए ना, देश के अंदर डेटा चेक नहीं करते, कुछ करते नहीं है, और बस 19 बच्चे। कौन ज्ञान दे रहा है मालूम है? जिसके छोटा सा रिएक्शन प्रदीप जी, फिर अमित जी जुड़ गए हमारे साथ। बच्चे पैदा करो, इसके 2 बच्चे, ठीक है 2 बच्चे पैदा करने वाले। समझ में आ गया कि इम्तियाज जलील ने जो कहा है उसको आप गलत मानते हैं। अच्छी बात है वारिस जी, का इंतजाम करो। वारिस जी गलत मानते हैं अपने पूर्व सांसद के बयान को, क्योंकि कम से कम उन्होंने डिफेंड नहीं किया। मिस्टर भंडारी भाई, वारिस भाई, आप सेक्युलरिज्म, वारिस भाई अगर आप सेक्युलरिज्म की बात करोगे तो ऐसा लगेगा कि जमाते इस्लामी जो है वो संविधान की बात कर रही है। ये रहा आपका पुराना वीडियो, 15 करोड़ मुसलमान बता देंगे 100 करोड़ को हिंदुओं को क्या है। ये रही आपकी सोच। आप तो जाके आपके नेता असदुद्दीन ओवैसी तो गए थे ना याकूब मेनन के लिए पेटिशन करने के लिए, है तब ये दिखा नहीं सेक्युलरिज्म, तब नहीं दिखा सेक्युलरिज्म। जब धमकाने का प्रयास करा वारिस भाई, तब नहीं दिखा सेक्युलरिज्म। हाँ, देश को नहीं दिखा तब सेक्युलरिज्म। एक्सपोज हो गए जब याकूब मेनन के लिए गए थे रात को 2 बजे, ठक 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 दरवाजा खुलाने के लिए। भूल गए? अरे आप लोगों के मसीहा याकूब मेनन है, आपका मसीहा बाबर है, आपका मसीहा औरंगजेब है, इसीलिए आपको राष्ट्र को जोड़ने वाले सरसंघचालक जी के खिलाफ लिखना पड़ता है। और सुनिए, टीएफआर के अंदर गैप जो है ना 0.5% का है। हमारे वीर सावरकर है, हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस है, हमारे, समझे? अरे जाके क्या बात करोगे वारिस पठान? माफीनामे वाला वीर होता है, माफी मांगने वाला वीर होता है, ब्रिटिशरों के तलवे छाटने वाला वीर होता है। अरे ये कहां से आ गया वीर? होगा ब्रिटिशर के साथ में, रजाकारों के साथ में खड़े हुए थे रजाकार। अरे बहादुर का टीपू सुल्तान हैदराबाद भारत का हिस्सा नहीं होता, शहीद हो गया, वो बहादुर था। तब जाके रजाकार भागा फिरा। अमीर जमई जी, पता नहीं मुझे, क्योंकि बीच में आपका कनेक्शन कट गया था, अगर आप सुन पा रहे थे पहले की बहस का हिस्सा,
तो प्रदीप भंडारी जी कह रहे हैं कि संघ प्रमुख अगर बातचीत कर रहे हैं तो इसमें दिक्कत क्या है। अब ऐसा प्रतीत होता है कि भारतीय जनता पार्टी को कई मुद्दों पर यह डर सता रहा है कि हिंदू वोट ही आपस में बंट ना जाए। आप भी जाति का खूब कार्ड खेल रहे हैं, कभी पीडीए बोलते हैं, कभी बहुजन समाज बोलते हैं, तो ऐसे में वो कोशिशें कर रहे हैं कि हिंदू एकजुट रहे। अंजना जी देखिए, पीडीए की जो शक्ति है, नरेंद्र मोदी जी को, अमित शाह जी को, आरएसएस को मालूम है कि जो 2024 में जो हाल हुआ है, 2027 में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ऐसे डूब रही है जिसको बचाने के लिए डॉक्टर मोहन भागवत जी आके बैठे हुए हैं। अब इस डॉक्टर मोहन भागवत जी की बैठक में अंजना जी, अगर आप केशव मौर्य जी से बातचीत करिए, सबसे ज्यादा कोई अगर खुश है दोनों डिप्टी सीएम में और सीएम में, तो केशव मौर्य जी खुश हैं। अभी दिल में ये जो गुलाब खिल रहे हैं, क्यों खिल रहे हैं, इसका रिजल्ट तो कुछ दिनों बाद सामने हर आएगा। चुनाव में आप लोग यही बोलते हैं अमित जी, लेकिन हर चुनाव, पिछले चुनाव में भी यही कह रहे थे कि उनके गुलाब खिल रहे हैं, उनके साथ बुरा कर रहे हैं, फिर अंत में दोनों मिल गए और इतने अच्छे से जीत गए। मैं कह रहा हूँ हो सकता है कुछ अच्छा हो जाए। तो मेरा ये कहना है कि देखिए, जो सूबे का लॉ एंड ऑर्डर का जो इशू है वो डॉक्टर मोहन भागवत जी के सामने उन्हीं की पार्टी के लोगों ने रखा। और ये बात तो अब देखिए, सोशल मीडिया के जमाने में कोई बात छिपती नहीं है। आप जानते हैं कि फर्रुखाबाद में अनुपम दुबे और का जो पूरा एक प्रकरण है, जिससे सर्वोच्च न्यायालय ने डीजीपी उत्तर प्रदेश पुलिस को बहुत ज्यादा लताड़ लगाई थी। दोबारा जिस तरह से ब्राह्मणों का प्रोसिक्यूशन है उत्तर प्रदेश में, मेरे ख्याल से दलितों का हजारों साल में इतना बुरा हाल नहीं हुआ होगा जो योगी आदित्यनाथ जी के जरिए, उनकी पुलिस के जरिए उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों का हाल है। अभी आप बताइए कि बटुक पूजन समारोह हो रहा है, एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो अपने आप को ब्राह्मण शिरोमणि कहते हैं, जहां पे बटुकों को पकड़ के उनको जो है खींचा गया। भाई आप पुलिस को सस्पेंड करिए, आप डीजीपी को बुलाइए। जवाब दीजिए प्रदीप जी, प्रदीप जी सीधा जवाब दीजिए इसका। समारोह क्या होता है? अगर आप न्याय नहीं दिला सकते, हमारा सीधे ये कहना है। तो हो गया अब जल्दी जल्दी बोलने दीजिए, अखिलेश जी भी इंतजार करें। अखिलेश जी के पास बहुत लंबा बोल रहे हो। मेरा आपसे सिर्फ इतना ही कहना है कि सतीश महाना ने उत्तर प्रदेश विधानसभा में, अंजना मैम जानते क्या कहा है, मौलानाओं से, मौलानाओं से मिलो आप, तब आपको घबराहट नहीं हुई है। मौलानाओं से मिलो आप, तब आपका सेक्युलरिज्म खतरे में नहीं पड़ा। मोहित खान जाके एक दलित बच्ची का रेप कर देता है, रेप, उसको अपनी पार्टी से नहीं हटाए। नवाब सिंह यादव एक जाके बच्ची का रेप कर देता है, उसको अपनी पार्टी से नहीं हटाए। शर्म आनी चाहिए रेपिस्टों को बैक करने वाले, समझे? जाके और बात करने सनातन की, सुनो, सनातन की बात करने वाले जाके अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर के दर्शन आपके नेता ने नहीं करे। अरे बोलूंगा मैं, मोहित खान ने जाके प्राइमा फेसी एक दलित बच्ची का रेप करा था, समझे? ये सच्चाई है, ऊपर के कोर्ट तक जाया जाएगा, ऊपर के कोर्ट तक जाया जाएगा, समझे? ये सच्चाई है। अब मुझे बताओ, आदरणीय अखिलेश यादव जी की जब धर्म पत्नी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी मौलाना साजिद राजदी ने करी थी, आपके तुष्टीकरण का चश्मा ऐसा था कि आप उसके खिलाफ तक नहीं बोल पाए, समझे? आपका प्रदीप भंडारी जी, सिर्फ और सिर्फ परिवार डेवलपमेंट। मिस्टर भंडारी, ये तमाम आरोप आप लगा सकते हैं, लेकिन जिस मोहित खान केस की आप चर्चा कर रहे हैं उसको तो समाजवादी पार्टी लीडर मोहित खान हैज बीन एक्विटेड बाय अयोध्या कोर्ट इन द माइना गैंग रेप केस। वो तो दूसरे गैंगस्टर एक्ट में किसी कोई केस चल रहा है जिसकी वजह से जेल से बाहर नहीं आए हैं, लेकिन इस केस में तो अयोध्या कोर्ट ने बरी कर दिया है। अंजना जी तो आगे क्या अयोध्या कोर्ट का डिसीजन फाइनल तो नहीं होता ना? लॉ क्या कहता है? हाईकोर्ट पे चैलेंज हो सकता है, हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट पे चैलेंज हो सकता है। तो मेरी तो ओपिनियन जो है, आगे चीजों कितने सारे केसेस है जिसमें लोअर कोर्ट ने क्या फैसला दिया, उसके ऊपर फैसला हुआ है। अखिलेश, ये लोग नहीं उछल रहे थे, अच्छा ठीक ये है, लोग नहीं उछल अखिलेश जी को रहे। दिखाएं। अखिलेश जी, आपकी नजर में यूपी में क्या चल रहा है? शंकराचार्य से संघर्ष और संघ के आगे सरेंडर। उस संघ के आगे सरेंडर जिसकी विचारधारा छुपी हुई नहीं है, सांप्रदायिक हिंसक कट्टर है, जिसने तिरंगे को नहीं स्वीकारा, जिसने संविधान को नहीं स्वीकारा, जो सिर्फ संविधान बदलने और दलितों पिछड़ों के आरक्षण के अधिकार को छीनने के पक्षधर रही हो, उस संघ के आगे समर्पण। तो यही दिख रहा है, बीजेपी डूबती नाव है, तिनके का सहारा ढूंढ रही है। अब संघ के नजर में पेपर पे लिख के आपको दिखा रहे हैं, झूठे लिख रहे हैं आपको।
कौन उनको देख रहा है, सुन रहा है? आप देखिए उनको, हम तो नहीं देख रहे हैं उनको। अच्छा, यूपी में कितनी सीट है जो आपकी? अरे कितनी थी बीजेपी की, अब ठीक कोई है, जो है अमृत तो लेके आई है क्या तो आज की बीजेपी? बात नहीं, करेंगे अमृत सर। हाँ, तो हम कल हराएंगे ना। अमृत तो लेके आए हैं क्या कोई? अमृत तो लेके आए हैं क्या कोई? किस आधार पे वोट पाएंगे? इनके 2 डिप्टी सीएम, जो पिछला इंजन के 2 पहिए हैं वो ब्रेक प्रदीप जी, लगाए आपका ऑडियो नहीं जा रहा, बीच में नहीं। जा ही नहीं पा रहे हैं, जो जा ही नहीं पा रहे हैं। देखिए, हम लोग तो चाहे नावेद हो या नरेंद्र हो, चाहे मोहम्मद हो या मोहन हो, हम लोग सब समरसता वाले विचारधारा के हैं। ये देश सबका है। अभी बोल रहे थे धर्म वापसी, अरे भाई, मुगलों से ज्यादा मंदिर तोड़ने वाले ये भाजपाई, ये संघी। मणिकर्णिका घाट जिसने काशी को पुनरुद्धार किया, हमारे धरोहरों को समाप्त कर रहे हैं, मंदिरों को तोड़ रहे हैं। अयोध्या में मंदिर तोड़ा, काशी में सैकड़ों मंदिर तोड़ा। लोग कहते हैं औरंगजेब से भी ज्यादा मंदिर इन भाजपाइयों ने तोड़ा। दिल्ली में आरएसएस के कार्यालय की पार्किंग बनाने के लिए कई 100 साल पुराने हनुमान मंदिर को तोड़ा। अरे पहले तुम ठीक से हिंदू तो बन जाओ। कह रहे पहले ठीक से हिंदू तो बन जाओ प्रदीप भंडारी। फिर मैं फैज खान साहब, हाँ, राम जन्मभूमि में घोटाले का सीएजी इन्हीं पे आरोप लगा रही है। छोटा सा जवाब बात करेंगे ये। अरे मेरे भाई अखिलेश जी, जरा एक काम करो, ये डिबेट जब खत्म होगी, ये फोन लेना, फोन करना राहुल गांधी को और पूछना, राहुल बाबा, अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर के दर्शन कब गए कि चुनावी हिंदू ही बना फिरोगे? पूछना प्रियंका दीदी से, प्रियंका दीदी कब जाओगे अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर के दर्शन करने? 3 पीढ़ियां चली गई बाबर की मजार पे, काहे एक पीढ़ी नहीं गई अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर के दर्शन करने? और फिर दूसरा फोन लगाना मणिशंकर अय्यर को और बोलना, जो कह रहे कांग्रेस पार्टी डेड हो चुकी है, मैं राहुलियन ही नहीं हूं, राजीवियन था, जरा उससे पहले अप्रूवल लेके आओ। जमात के साथ में अलायंस करते हो, शरीयत का सपोर्ट करते हो, संविधान की बात करोगे? उत्तर प्रदेश के अंदर पिछली बार लड़ी थी ना प्रियंका वाड्रा जी, लड़की हूं, लड़ सकती हूं, क्या रिजल्ट निकला? 90% सीटें जब्त हो गई। आप भी जब ये शो खत्म हो ना, तो फोन उठाइएगा, और फोन लगाइएगा ब्रजेश पाठक को, और ब्रजेश पाठक जी से पूछिएगा कि क्या चल रहा है, क्या कर रहे हैं। हाँ, शंकराचार्य के मुद्दे पे दहाड़ रहे हैं मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी, जाके पूजा फूल बरसा रहे हैं, क्या चल रहा है? यही तो लोकतंत्र है। तीसरी बार भाजपा की सरकार लाने के लिए कार्यरत है वो। आप नोट करिएगा मेरी वीडियो, और आपके शो को तो दुनिया देखती है अंजना जी। तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में बनने वाली है। उसी के लिए कार्यरत ब्रजेश पाठक जी हैं। तो भले वो भाजपा का कार्यकर्ता, छोटा सा कार्यकर्ता बूथ का हो या जाके डेप्यूटी सीएम हो, हम सब तो जाके बूथ पे वोट लाने की और समाज को जोड़ने की बात करते हैं, ये समाज को तोड़ने की बात करते हैं। यही है, आप कार्यकर्ता से आप बताइए कि आप खुद ही कह रहे हैं कि वोट के लिए सब कर रहे हैं, तो किसने अपमान किया था, कौन सम्मान कर रहा है, चल क्या रहा है? मतलब अब तो तय हो गया ना कि डैमेज कंट्रोल है। सब सम्मान ही कर रहे हैं। नहीं, सब सम्मान, कोई डैमेज कंट्रोल नहीं है। आप रीडिंग बिटवीन द लाइंस कर रही हैं, व्हिच इज द थिंग। सभी समय सबका हक है सम्मान करने का, फैज खान साहब, ठीक है, फैज खान साहब को दिखाइए। हम ही वो है जो सनातन को एकजुट करे रखे हैं। हाँ, सनातन को एकजुट करने के लिए निकले हुए हैं फैज खान साहब। लेकिन मोहन भागवत जी तो कह रहे हैं, आप एमआरएम से जुड़े हुए हैं, वो कह रहे हैं कि सारे मुस्लिम हिंदू थे, घर वापसी पूछ रहे हैं मदनी जी कि 20 करोड़ की जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बिश रहली सदरी व यस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिरादरान हिंद, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम। आदरणीय अंजना जी, आज पहला रोज़ा है और मेरा बड़ा सौभाग्य है, आपके शो के दौरान आज पहला रोज़ा खोलने का मुझे अवसर मिला। रमज़ान की आप सबको बधाई हो। आदरणीय अंजना जी, मैं विषय पर आना चाहूँगा। आपसे ही आज मैं एक छोटा सा प्रश्न करूँगा और उसका उत्तर आज के डिबेट का सार होगा। अंजना जी, यहाँ पर एंकरिंग करके, ये सारा शो करके, उसके बाद ऑफिस का सारा काम करके आप कहाँ जाएंगी? घर जाएंगे। और कहाँ जाएंगे? जी बहुत धन्यवाद। मैं यही सुनना चाहता था आपसे। ये ह्यूमन नेचर है, ये प्राकृतिक प्रकृति है, ये नेचुरल नेचर है जो मोहन भागवत जी ने कहा। आप ऑफिस जाएं, चाहे आप दुकान जाएं, चाहे आप वेंडर हो, ठेला ढकेले, सड़क में जाएं, नदी में जाएं, घूमने जाएं, पहाड़ में जाएं, कहीं जाएं दुनिया के किसी कोने में। ठीक है, अब मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, आप उसका जो जवाब देंगे वही इस पूरे शो का सार होगा। आप लौट कर जाने को तैयार हैं, जिसे घर कह रहे हैं मदनी जी?
आप वहां जाने को तैयार हैं घर वापसी? जी मोहन भागवत जी ने बहुत बारीक बात कही है। मैं मानसिक रूप से अपने घर में हूं। सर्वप्रथम मानसिक वापसी होगी और मानसिक रूप से मैं अपने घर में हूं। मुझे भारत माता की जय कहने में कोई दिक्कत नहीं, वंदे मातरम कहने में कोई दिक्कत नहीं, जनगण मन गाने में कोई दिक्कत नहीं। और सुनिए, मुझे भारतीय संस्कृति के समस्त इष्ट जो हैं उनका सम्मान करने में भी कोई दिक्कत नहीं, जो आज भी मानसिक रूप से अपने आप को अरबी मानते हैं। मोहन भागवत जी ने यही बात कही, अपने आप को मिस्र का मानते हैं, ईरान का मानते हैं, सूडान और युगांडा का मानते हैं। उनकी मानसिक वापसी की बात है। मैं फादर कामिल बुल्के को ज्यादा हिंदू मानता हूं, किसी और से मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। और आज नितेश राणे जी को कट्टर नेता के रूप में कहा जाता है। उन्होंने क्या कहा? सलमान खान अधिक हिंदू हैं बनिस्बत उद्धव ठाकरे के। इसका यही मतलब हुआ ना। देखिए, हिंदू धर्म में वापसी का मतलब क्या है? मैंने कहा भी है, मां मातृत्व के बिना नहीं हो सकती, पिता पितृत्व के बिना नहीं हो सकता, और हिंदू हिंदुत्व के बिना नहीं हो सकता। क्या कह रहे थे? जल्दी से जवाब दीजिए उनकी बात का। चाहिए जल्दी से। मानसिक वापसी की बात है। डॉक्टर मोहन भागवत जी जो करके गए हैं और ब्रजेश पाठक जी जो कर रहे हैं, वो हिंदू समाज का, हिंदू धर्म का सबसे बुरा पतन का समय है कि जब एक ब्राह्मण को न्याय नहीं दिलाया जा सकता, तो उसमें बटुक पूजन चल रहा है कि अब तो भगवान भरोसे ही न्याय होगा। रही बात कि हमारे उत्तर प्रदेश में एक शंकराचार्य हैं, अंजना जी, आप भी उनका बहुत सम्मान करते हो, जौनपुर के रहने वाले हैं और उनकी आंखें नहीं है, नाबीना है। वो कहते हैं कि त्रिवेदी, त्रिगुणाय, दीक्षित ये नीच ब्राह्मण है। मतलब जो खुद ही ब्राह्मण है वो नीच है। तो हमारा मोहम्मद फैज भाई, इसका नाम क्या पड़ेगा, ये किस जाति में जाएगा, आज ही ऐलान कर दीजिए इसका। फैज खान साहब, क्या ये दलित बनेगा? ये अनुसूचित वर्ग में जाएगा? मैं बस निवेदन ये करना चाहता हूं, अमीक भाई, पहले तो मानसिक घर वापसी की बात हो रही है। आप वंदे मातरम बोलते ही साथ मानसिक रूप से घर वापस हो जाएंगे, फिर वो फिजिकल हवन करके, मुंडन करवा के, तिलक लगा के, वो बात की बात है। अभी आप इस विषय पर बोलने के लिए अधिकृत इसलिए नहीं है क्योंकि आपको शिया और सुन्नी के मसले अभी तक आप बरेलवी और देवबंदी के मसले आपको सुलझाने होंगे, अहमदिया के मुद्दे आपको सुलझाने होंगे। आप जो बात कह रहे हैं ना, उसे सुलझाने के लिए बड़े बड़े शंकराचार्य हैं, महामंडलेश्वर है, हिंदू धर्म के बड़े बड़े चिंतक हैं। आप ये सोचिए कि शियाओं की मस्जिद पे बम धमाके आप क्यों करते हैं? आप बरेलवियों को मतलब मूर्ति पूजा क्यों कहते हैं, कबर पूजा क्यों बोलते हैं, अमीक जी को काफिर क्यों कहते हैं? अमीक जी, मुझे आपके सवाल पर एक एलिमेंट्री मुझे नाराजगी है। आप कह रहे हैं पाक का रमजान ये महीना है, पाक महीना है रमजान का, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन वही आप कह रहे हैं जैसे हिंदू धर्म में जाओगे तो तुमको जाति का दंश झेलना पड़ेगा। ये कंपैरिजन ठीक नहीं है जो आप कर रहे हैं। मैं इनके चुनाव की बात पूछना चाह रहा हूं। चुनाव की बात आप खुद ही कहते हैं किसी के गर्दन पे तलवार मत रखो, आप काहे तलवार रख रहे हैं उनके मर्द? अंजना जी मेरा एक तरफ आप कह रहे हैं कि अल्लाह की बात कर रहे हैं, रमजान का पाक महीना, और हम भी ये मानते हैं बहुत पाक महीना है आपके लिए, लेकिन इसका अर्थ ये थोड़ी है कि दूसरे धर्म को आप नीचा दिखाइए कि जाओगे वहां पे तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मैं वो नहीं कहना चाह रहा हूँ। आप वही कह रहे हैं। शंकराचार्य रामभद्राचार्य मैं नाम ले देता हूँ, वो हमेशा कहते हैं क्या मुस्लिम में जाति नहीं होती है? क्या मुस्लिम में जाति नहीं होती है? खान अंसारी क्या होते हैं आपको पता नहीं है, हमें पता नहीं है क्या? सब होते हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं तो काहे पूछ रहे हैं? हम ब्राह्मणवाद को, मुसलमान ब्राह्मणवाद को प्रैक्टिस करता है, इसमें गलत क्या बात है? अरे भाई, आप उस चीज को बोलने के लिए अधिकृत नहीं हो अमीर भाई। आदरणीय अंजना जी, हाँ बोलिए, चलिए पूरा कीजिए, मैं जाऊंगा उधर। वारिस जी बोलने के लिए वारिस जी नहीं है। वारिस बनना चाहोगे? वारिस जी फिर वही धमकी, दलित बनना चाहोगे? जी अरे बोलने दीजिए। क्या बात है अमित जी, ठीक नहीं है जानबूझ के नीचा दिखाने की कोशिश। आरएसएस को ये निकालना चाहिए कि जो भी आएगा, नहीं आरएसएस को एक ऑर्डिनेंस निकाल लेना चाहिए ना अंजना जी। इतना आगे बढ़ गए तो कि जो आएगा तो उसको ब्राह्मण बनाएंगे कि क्षत्रिय बनाएंगे कि क्या बनाएंगे, ये तो बताना चाहिए ना। और मैं तो आपने सही सवाल किया, जब जो बैठे हुए हैं ये मानसिकता की बात कर रहे, इतने फैज खान सब कुछ बात कर रहे हैं, तो मैं तो इनको कहूँगा आप शुरू करिए ना। आपको किसने रोका? आप पहला शुरू करिए, जाइए पूरे परिवार को लेकर, पहला मतलब बाद में देखेंगे। आप इतने बड़े आरएसएस के विचारधारा से प्रभावित है, हिंदुओं में जो जाति मैं आ रही हूं, फैज जी आपकी आवाज विचारधारा से प्रभावित है। फैज साहब तो आप सबसे पहले शुरुआत करिए ना, आप अपना पूरा परिवार सबको लेकर चले जाइए वहां पर,
घर वापस हो जाइए ना आप। अब आपको पता चलेगा वहाँ क्या बनाएंगे, आपको ब्राह्मण बनाएंगे, क्षत्रिय बनाएंगे, क्या क्या दलित भाई बनाएंगे, क्या बनाएंगे, आपको पता चलेगा। वहाँ तो जाइए, पहले खुद चले जाइए। क्योंकि मैं भारत भारतीय संस्कृति का सम्मान करता हूँ। आप अपने वालिदैन की खोज आज भी सऊदी अरब में करते हैं, जो मोहन भागवत जी बोल रहे हैं, सरनेम लगा के चल रहे हैं। भट्ट, भाटी, गुजर, पटेल, चौहान, चौधरी, ये सब सरनेम मुसलमानों के क्यों हैं? क्योंकि पूर्वज हिंदू है। वो कह रहे हैं मानसिक रूप से भी मान लो, मुंडन बाद में करवाना, तिलक बाद में लगाना, हवन बाद में करना, मानसिक रूप से मान लो। मैं बारंबार इस बात को कहता हूँ, यहाँ अमर मस्जिद जाए, मंदिर जाए, कोई दिक्कत नहीं है। अकबर मस्जिद जाए, एंथोनी चर्च जाए, कोई दिक्कत नहीं है। केवल ये मानना है कि सबके पिता किशन लाल है। भाई हम मुसलमान हैं, हमको दिक्कत नहीं है कोई, हम ईसाई हैं, पर पूर्वजों से हम सब हिंदू हैं, इस देश के वासी हैं। हमने ख्वाजा गरीब नवाज के हाथों इस्लाम धर्म कबूल किया। इस सच्चाई को स्वीकारने में क्या दिक्कत है? इस सच्चाई को आप स्वीकार लीजिए। भाई आपको संबित पात्रा जी ने एक बहुत अच्छी बात आपको कही थी, बाबर ने आकर केवल मंदिरों को तोड़कर मस्जिद में परिवर्तित नहीं किया, हमारे जो राम नारायण भाई थे उनको भी वारिस पठान बनाया। तो यह भी सत्य है। तो आपको धर्म परिवर्तन करने नहीं कह रहे, आपको कह रहे स्वीकार लो कि पूर्वज राम नारायण थे, पूर्वज सीता देवी थी, पूर्वज राधा रानी थी, पूर्वज किशन लाल थे। धर्म परिवर्तन की बात आपको नहीं कह रहे साहब, मानसिक रूप से आप भारत में आ जाइए, केवल आपसे इतना कहा जा रहा है। और ये नेचुरल है, आपको वापस घर आना ही पड़ेगा। कहाँ जाएंगे बताइए ना? साइबेरिया से पक्षी उड़कर आते हैं, 6 महीना उड़कर आए, फाइनली वापस साइबेरिया जाते हैं, दिन भर काम करने के बाद कहीं भी रहो, फाइनली वापस घर जाते हैं। मेरे नबी तक ने जब मक्का उन्हें छोड़ना पड़ा और मदीना गए, और जब उनके पास ताकत आई तो वापस अपने घर लौट कर आए, मक्का शरीफ आए। आपको फाइनली घर ही आना है, मानसिक रूप से घर आइए। चलिए ठीक है। अरे कहीं भेज नहीं रहे हैं, मानसिक रूप से तो भारत में लेकिन भंडारी जी जो कह रहे हैं वारिस पठान साहब, तो संघ की तरफ से कह रहे हैं कि ऑर्डिनेंस ही ले आइए, या जानबूझ के ये हिंदू एकजुटता के लिए मुस्लिम समुदाय को टारगेट किया जा रहा है? सीधा प्रश्न है, इसके बाद अखिलेश जी आपके पास। नहीं, उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ, अंजना जी, उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ क्या बोला? उन्होंने तो यही कहा कि हम सबके पूर्वज हिंदू हैं और सबको स्वेच्छा से जो अल्टीमेटली व्यक्ति होता है वो अपने रूट पे जाता है। तो वारिस पठान का भी रूट हिंदू है। आज उनके कोई बात नहीं, तो उनकी याददाश्त गजनी की जैसे खो गई उसी जैसे खो गई। पर मैं आपत्ति लूंगा जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने हमारे हिंदू दलित भाइयों का अपमान किया। अगर एक एक करके सबकी आवाज देते हैं प्लीज। मैं वारिस भाई पहले मैं आपत्ति इस बात पे लूंगा कि कैसे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने इस देश के करोड़ों हिंदुओं दलितों का अपमान किया। अगर मैं जाति की बात करूं तो मुसलमान समाज में भटियारा दलित होता है, फकीर दलित होता है, शाह, दफली, नाट, हलको, लालबेगी, बदाई, बंजारा, धोबी, रंकी, रंगरेज, जोगी, मोची, मुकेरी, बाको। तो मैं इनसे पूछता हूं, अमीर जमाई तुम मुसलमान ओबीसी हो, मुसलमान दलित हो कि मुसलमान जनरल हो? आपके उसमें भी जाति की जरा बात करो ना, पीडीए की। मुसलमान समाज में जाति काहे नहीं दिखती तुमको? और बताता हूं, पठान, रिजवी, शेख, सिद्दीकी, खान, मिर्जा, इसमें काहे नहीं बात करते? कितना रिप्रेजेंटेशन दिया है मुसलमान जाति के? तो अमीर जमाई यहाँ पे क्यों है? मुसलमान समाज का पशबंदा क्यों नहीं है? ये जवाब देना चाहिए। इन्होंने तो मुसलमान समाज के अंदर दलितों का हक छीना है, ये इनकी बात है। तो ये हिंदू को जाति में बात करते हैं पर मुसलमानों के अंदर बात नहीं करते। ये जल्दी से चाहिए, इसीलिए बौखलाए और घबराए हुए। और मोहम्मद साहब भाई से मैं चाहता हूं अंजना मैम आज डिबेट को खत्म कर दिया जाए। डॉक्टर मोहन भागवत जी की आरएसएस की विंग के संयोजक हैं मोहम्मद फैज भाई। अगर ये आज ही घर वापसी कर लेते हैं, अगर ये वाकई आरएसएस के मानने वाले हैं, तो जाहिर सी बात है फिर इनको रोजा तो रखना नहीं है, इनको कलमा तो इनका चला गया। तो आज इनका डेट तय कर लीजिए किस दिन ये घर वापसी करेंगे, जैसे हमारे जितेंद्र त्यागी ने किया था। दूसरी बात देखिए, मैं बतौर सिटीजन अंजना मैम, मेरे घर में इंटरकास्ट शादियां हैं, मैं कास्ट प्रैक्टिस नहीं करता हूं, लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश में जो शंकराचार्य हमारे हैं, रामभद्राचार्य जी, वो कहते हैं कि ब्राह्मणों में जो तिगुड़ाइट हैं, दीक्षित है, ये नीच ब्राह्मण है, इनका ग्रेड निचला है, मतलब वो दलित है। मतलब मैं तो एक डिस्कोर्स, कास्ट के डिस्कोर्स पे बात कर रहा था, जिसका जवाब मुझे पति भंडारी ने नहीं दिया अभी तक। मुख्य मुद्दा यह है कि आरएसएस जो नाव को डूबने से बचाने उत्तर प्रदेश में आए हैं, एक डिप्टी सीएम खुश होने वाले हैं, एक डिप्टी सीएम जाने वाले हैं, और एक बड़े वाले हैं, उनका क्या होने वाला है अगले कुछ दिनों में आपकी बात सामने आ जाएगी। प्रदीप जी पूरी कीजिए अपनी बात, जवाब उस बात पर।
इसके बाद अखिलेश यादव। नहीं, मैं कह प्रदीप जी को रहा हूं अखिलेश जी के अंजना जी, साथ आज ये पता चल जाए कि अमीक जमाई मुसलमान जनरल कैटेगरी का है। मैं कह रहा हूं कि अमीक जमाई जी क्या मुसलमान जनरल कैटेगरी है, मुसलमान दलित है, मुसलमान ओबीसी है, तो अगर इनका कितना रिप्रेजेंटेशन है ये मैं पूछता हूं। क्यों नहीं है मुसलमान समाज की नीची जाति को अपना पद छोड़ के नीची जाति को देते? इनको पीडीए मुसलमान समाज में क्यों नहीं दिखता? इनको हिंदुओं में इसलिए दिखता है क्योंकि मुसलमान को ये वोट बैंक के रूप में जोड़ना चाहते हैं, जैसे अकबर और बाबर ने जोड़ा था, इसीलिए हिंदुओं को गाली बकते हैं। इनका जिला अध्यक्ष प्रमोद यादव हिंदू ब्राह्मणों को गाली बकते हैं, ये इनकी सच्चाई। और सुनो, फैज खान की जो प्रार्थना की पद्धति है उसमें वो जाके मस्जिद में जाते हैं, परंतु उनकी संस्कृति हिंदू ही है। ये बात आदरणीय सर संचालक जी कह रहे हैं। तो जाके पहले वंदे मातरम, भारत माता की जय और अपनी संस्कृति को जब स्वीकारोगे तब पता चलेगा। आपकी संस्कृति तो बाबर से मिलती है, आपकी दिक्कत यही है ना। अच्छा ठीक है प्रदीप जी, हो गया अखिलेश जी, मौका मिले तब ना बोलूं। बोलिए ना जी। देखिए मोहन भागवत जी लखनऊ में आए और अपने एजेंडे पे, देखिए हम लोग मीडिया में बहस कर रहे हैं उनके एजेंडे पे, सांप्रदायिकता, कट्टरता, हिंदू मुसलमान, यही तो वो चाहते हैं ना। दिन भर इसी में कांग्रेस यूपी का आदमी लगा रहा है। एक भाजपा का नेता राहुल गांधी समेत 25 सांसदों को गोली मारने का ऐलान करता है, उस पर कोई चर्चा नहीं होगी। उत्तर प्रदेश 9.25 किस लाख नेता की करोड़ बात के कर रहे कर्जे में हैं? है। किस नेता की बात कर रहे हैं? कोई गोरक्षक राज आमेरा हैं, हाँ, तो उनका वीडियो घूम रहा है। हाँ, तो वो करनी सेना भी उनको डिसोन कर रही है। आप चाहते हैं कि उस पर हम लोग बहस करें? जो भी करो, अरे आप किसी बीजेपी के नेता को कोई अदना सा भी एक आप शब्द कहता है तो 4 दिन बहस होती है। नेता पद समेत 25 सांसदों को गोली मारने की बीजेपी वाला कोई भी उल्टा सीधा बोलता है तो जरूर बहस होती है। प्लीज 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 देखिए अंजना जी, देखिए शुरू में आपको टॉपिक बड़ा अच्छा लग रहा था, शुरू में आपको टॉपिक बड़ा अच्छा लग रहा था कि संघ प्रमुख तीनों से अलग अलग मिल रहे हैं, लेकिन जो सवाल आपको पसंद नहीं आता है फिर आप गुस्साने लगते हैं। बोलिए ना अखिलेश जी, इसमें टाइम मत बर्बाद कीजिए। मैं आप बोलने देंगे तब ना, आप ही तो बोलिए, मैं कहाँ बोल रहा हूँ। बोलो बोलो। उसी में तो ना यूपी के कर्जे की बात होगी, ना यूपी की एक यूनिवर्सिटी, पहले तो गोलवर्कर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी थी ही, अफवाहें फैलाने के लिए, झूठ परोसने के लिए एक गोलगटिया व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी आ गई, पूरे दुनिया में हिंदुस्तान का नाम बर्बाद कर दिया हिंदुस्तान का। ये सब जो मौजूद विषय यूपी के हैं, रोजगार कहाँ है, कारोबार कहाँ है, कर्जा बढ़ता जा रहा है, किसी भी तरह की कोई योजना नहीं है, लोग प्रदीप जी अभी आवाज नहीं जा रही है, पूरी करेंगे फिर जवाब दीजिए। लोग परेशान हैं। तो ये यूपी के ये मौजूद विषय हैं, इस मौजूद विषयों से हटाने का, ध्यान भटकाने के लिए आदरणीय मोहन भागवत जी आ गए हैं। अब ये ध्यान भटकाने का प्रयास कर रहे हैं कि जो मुद्दों पे यूपी की जनता पिछले 2 महीनों से मुद्दों की बात कर रही थी, उन मुद्दों से ध्यान हटा दिया जाए। आज इसीलिए मोहन भागवत जी आए और ये सारे लोग मिल करके उस पर बहस भी हो रही है मुद्दे हटाने के लिए। तो ये गलत आज नहीं आए हैं, और ये भटका कई नहीं पाएंगे। दिनों से आपको मैं बाखबर कर दूं, पूरे उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगहों पर वो प्रवास कर रहे हैं। और संघ जो है वो जमीनी स्तर पर, जैसा बिहार में भी देखा गया था, अगर कांग्रेस को जानकारी नहीं है तो मैं बता देती हूं, संघ वहां भी बहुत सक्रिय था। और उसी तरीके से यहां पर भी मोहन भागवत अलग अलग जगहों पर प्रवास कर रहे हैं कई दिनों से, और वो जमीन पर अभी से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि चुनाव की तैयारी में बीजेपी का साथ देने के लिए उतरे हुए हैं। इसीलिए आज ये बहस हम लोग रख रहे हैं ताकि आप लोग को भी समझ में, ऐसा नहीं कि आज अचानक वो आए और कुछ बोले और बहस हो रही है। संघ जमीन पर उतर गया है बीजेपी के लिए। अखिलेश जी। जी अंजना जी, बहुत अच्छी बात कही आपने, संघ जमीन पर उतर गया है बीजेपी के लिए। ये कोट अनकोट आप रख रहिएगा, क्योंकि बीजेपी, संघ और आरएसएस ये कहता है उसको राजनीति से कोई मतलब नहीं है। वो एक नॉन राजनीतिक संगठन है और वो एक सामाजिक संगठन बताते हैं अपने आप को। और अभी बीजेपी के प्रवक्ता ने भी यही बात कही थी कि वो बीजेपी के जीत की धरातल बनाने आ गए हैं। ये जो मुखौटे हैं ना संघ के, असंघियों के और भाजपाइयों के, आपको दोबारा धन्यवाद दे रहा हूं कि इस मुखौटे को आपने फिर एक बार उजागर किया खुद कह करके कि संघ जुट गया है बीजेपी के लिए। अब ये जो बोली हूं ना मैं, इसको याद रखिएगा और धन्यवाद भी अपना याद रखिएगा। प्रदीप भंडारी जी, क्या इस बार वाकई आपको लगा कि जो अगड़े हैं और जाति के आधार पर, पिछली बार भी आपने लोकसभा में देखा संविधान बदल देंगे सत्ता में आए तो, ये आपके खिलाफ गया, क्या इसीलिए संघ को इस बार लोगों के बीच जा कर, और ये पूरा डैमेज कंट्रोल का प्रोसेस चल रहा है आपका? देखिए अंजना जी, कांग्रेस पार्टी ने ऑफिशियली जमात का समर्थन लिया है,
ये जमाते इस्लामी वाली पार्टी है, कांग्रेस पार्टी, मॉडर्न लीग, मॉडर्न मुस्लिम लीग, माओवादी कांग्रेस है। तो ये संविधान में विश्वास नहीं रखते और ये हिंदुओं को हिंसक कहते हैं, इनके नेता राहुल गांधी। जब ऐसे विपक्षी होंगे तो हिंदू समाज को एकजुट करने वाली हर ताकत साथ में आएगी, भले वो सामाजिक हो या राजनीतिक हो। मैं चाहता हूं कि आज अखिलेश जी ना आपके अपने नेता राहुल गांधी को फोन करो और बोलो वन नेशन वन इलेक्शन में समर्थन करें, क्योंकि अगर वन नेशन वन इलेक्शन हो जाएगा तो फिर चुनाव की दृष्टि से नहीं, समाज एकजुटता की दृष्टि से आप किसी भी दौरे को देखोगे। इनको दिक्कत यह है कि आज उत्तर प्रदेश टॉप सेकंड कंट्रीब्यूशन में जीडीपी में, इनको दिक्कत यह है कि उत्तर प्रदेश माफिया राज से जाके रूल ऑफ लॉ के राज में आ गया है, तो इनके पास मुद्दे नहीं बचे हैं। इसीलिए मैं ओपन चैलेंज करता हूं, अगर दम है कि उत्तर प्रदेश की जनता आपके साथ में अखिलेश जी, तो कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ ले सबकी सब सीट पे। अगर 90% सीट पे जमानत जब्त नहीं हुई तो मेरे को बोल देना, मैं सार्वजनिक रूप से कहूंगा। अकेले कांग्रेस पार्टी में दम है तो चुनाव लड़के दिखाए। 90% सीट पे चुनाव जमानत जब्त हो गया। अरे अभी बाइपोल के अंदर अकेले तो आप भी चुनाव नहीं लड़ते हैं प्रदीप जी। दे दो, 2 सीट दे दो, 3 सीट दे दो। प्रदीप जी अकेले तो आप भी चुनाव नहीं लड़ते हैं यूपी में। नहीं अंजना जी, हम आपको भी जातीय समीकरण बिठाने वाली छोटी पार्टियों की जरूरत पड़ती है। सबसे ज्यादा बिलर नहीं, वो छोटी पार्टी नहीं है, वो हमारे सोशल कॉम्बिनेशन की पार्टी है, परंतु हम में वो घमंड नहीं है। हम हर उस शक्ति को जोड़ते हैं जो जमात इस्लामी और कांग्रेस के एजेंडे के खिलाफ है। इनमें घमंड है ना कि कांग्रेस। चलिए यहीं पर इस बहस का अंत करना पड़ेगा। आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखते रहिए आज तक, देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल।